Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी न्यू करिकुलम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया पिछले लेक्चर्स में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को बार बार सुनना है और अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बेस इस चैप्टर ने बनानी है और जितना अच्छा आपका चैप्टर तैयार होगा उतना ही अच्छा आप आगे जाके परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स आए अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। आपके चैप्टर्स की समरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस बायोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है, मेजर फील्ड्स बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछे जा सकते हैं कि साइटोलॉजी में हम किसका मुताला करते हैं, सेल्स का, हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ का, मॉर्फोलॉजी में फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर का, फिजियोलॉजी में फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स का, एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अभी सारी ब्रांचेस मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी आती हैं। अगर आपको नहीं आती आप इनके लेक्चर्स ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स का भी एमसीक्यूज आता है, फॉसिल्स क्या होते हैं इसका भी आपको बताया हुआ है। टेक्सोनोमी क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इकोलॉजी में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स और उनके माहौल के दरमियान। मैरीन बायोलॉजी में लाइफ इन ओशंस को, पैथोलॉजी के अंदर डिजीज़ को, उनके कॉजेज़ को, उनके इफेक्ट्स को। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं और बीमारियों के खिलाफ उनका किरदार क्या है इसको, और फार्माकोलॉजी में ड्रग्स को। तो स्टूडेंट्स की आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि एक लाइन की डेफिनेशन जो है ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती है। अगर आपने डेफिनेशंस तैयार किए तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद सिंपल उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हाइपोथेसिस की एक अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये भी कर सकते हैं। हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव आंसर टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हाइपोथेसिस की एक अच्छी डेफिनेशन है और आसान है। अगर आप लोगों को पिछली याद नहीं होती डेफिनेशन, ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है और आपको इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। रिडक्शन की डेफिनेशन पहले भी यही थी स्टूडेंट्स। उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी की भी एक अच्छी डेफिनेशन ये है। साइंटिफिक थ्योरी जो है वो एक ठीक है, आप पहले वाली भी कर सकते हैं जो हमने आपको डिफरेंस में करवाई थी, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन है जो कि बेस करती है फैक्ट्स पर, हकीकत पर, ठीक है, जो कि बार बार जो है वो साबित होते हैं तजर्बात के ज़रिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रिंसिपल या लॉ की डेफिनेशन है और उसके बाद नीचे हमारे पास साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। अब स्टूडेंट्स साइन के एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखते हैं कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कीवर्ड सेल है हमारा, तो कौन से ब्रांच के अंदर हम सेल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यही हमारा ठीक आंसर है क्योंकि साइटोलॉजी के अंदर हम सेल्स को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम सेल्स को नहीं, हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और इकोलॉजी के अंदर हम अभी देख कर आए हैं कि हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए सेकंड एमसी को देखते हैं। द स्टडी ऑफ द, जो इसका सही आंसर क्या है, साइटोलॉजी। आप लोग अपनी बुक्स पर टिक कर लें, साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स देखिए हेरिडिटी कहते हैं वरासत को, ठीक है, और वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों में जो तगय्युरात आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। नहीं, इकोलॉजी में तो हम माहौल, इंसान का माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुताला करते हैं। एनाटॉमी नहीं, एनाटॉमी में तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, ठीक है। हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में तो हम एम्ब्रियो के फर्टिलाइज्ड से मुताला करते हैं। तो हमारे पास जेनेटिक्स इसका ठीक आंसर है, आप लोग इसको टिक कर लें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यूज ध्यान में रखने हैं। बच्चों के एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आपको एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ। अब इंसुलिन की एग्जांपल हमने किस में पढ़ी थी, पैरासाइटोलॉजी में। नहीं, पैरासाइटोलॉजी तो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो कि जो हमसे पनाह भी लेते हैं, जगह भी लेते हैं, खुराक भी लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री नहीं, बायोकेमिस्ट्री में तो हम इंसानी जानदारों के अंदर वाले बनने वाले मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ का मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स ये बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जानदारों के या उनके अज्जा का इस्तेमाल करके, ठीक है, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, हेल्थ साइंस के अंदर हम इंसानों को फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो है ये शुगर के पेशेंट्स को फ़ायदा देने के लिए, और इसका ठीक आंसर क्या है, बायो टेक्नोलॉजी की है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ एमसीक्यू है, हार्ट पंप्स ब्लड। दिल जो है वो खून को पंप करते हैं, ठीक है।
मैदा जो है वो खुराक को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। गुर्दे जो हैं वो हमारे जिस्म में से, हमारे खून के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स होती हैं ना, जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, उनको पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट जो है ये कहाँ से आया है? फिजियोलॉजी से आया है, मॉर्फोलॉजी से आया है, एनाटॉमी से आया है कि हिस्टोलॉजी? देखिए हिस्टोलॉजी में स्टूडेंट्स हम टिश्यूज़ का मुताला करते हैं, यहाँ पे टिश्यूज़ का कहीं पे जिक्र नहीं है। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं कर। अब देखिए ना, दिल का काम है खून को पंप करना, ये उसका काम बताया गया है। स्टमक का काम है खुराक को हजम करना। किडनी का काम है, गुर्दे का काम क्या है कि उसने वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकालना है। मॉर्फोलॉजी तो भी नहीं है स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी यहाँ पे किसी की शेप या स्ट्रक्चर नहीं बताया गया, यहाँ पे काम बताया गया। तो काम जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी है, जिसमें हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर हमारे पास फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? किस ब्रांच के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं? तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आंसर इसका ठीक आंसर है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। पैलेंटोलॉजी में तो हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हमने अभी देखा फंक्शंस को पढ़ते हैं, और बायोजियोग्राफी में हम देखते हैं कि हमारे पास जानदार ज़मीन के किस किस हिस्से में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी के अंदर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू, विच स्टेप्स कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? हम फर्जी स्टेटमेंट्स बनाते वक्त तो तजर्बात करते, ये जो दो स्टेप्स इनके दरमियान कौन सा आता है? तो स्टूडेंट्स अगर आपको बायोलॉजिकल मेथड याद हो तो सबसे पहले हम जो थे वो ऑब्जर्वेशंस करते थे, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते थे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिडक्शंस निकालते थे उन हाइपोथेसिस से, और उन डिडक्शंस के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते थे? हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो ये उसने पूछा और ये दे दिया उसने, क्या दरमियान में क्या? तो दरमियान में हम क्या करते हैं? डिडक्शंस निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ए ही हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड? इनमें से कौन सी जो है वो साइंटिफिक मेथड की खसूसियत नहीं है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन एविडेंस, नहीं है तो ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड है वो होता ही एविडेंस पर है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, साइंटिफिक मेथड का सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ही यही है। पहले में हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, फिर हमने क्या करना है? ऑब्जर्वेशंस करनी है, और फिर हमने क्या करनी है लास्ट पर, ठीक है, थर्ड स्टेप पे हमने हाइपोथेसिस निकालने हैं। हाइपोथेसिस को पेश करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये करेक्टरिस्टिक नहीं है हमारे पास साइंटिफिक मेथड की, क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस लाजमी नहीं है कि हर मरतबा ठीक हो, ये हमारे पास ठीक आंसर है। बाकी ये ठीक है, देखिए वो पूछ कह रहा है इनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड की खसूसियत नहीं है, तो इस ऑप्शन का ये डी आंसर जो है ये ठीक है। अगर आप देखें तो अगर वो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, आपको वो 1 2 3 देकर ये ना दे, 1 2 3 दे दे और एक ऑप्शन डी दे दे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इनमें ये तमाम, तो इसका आंसर जो है वो फिर क्या होगा? यहाँ पे वो नॉट ना लगाए, वो आपसे कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो ये भी इसका करेक्टर है, ये भी इसका करेक्टर, ये भी, तो इसका तब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। लेकिन अभी इसका आंसर चूंकि उसने वो पूछा कि वो कौन सा करेक्टर है जो नहीं है साइंटिफिक मेथड का करेक्टरिस्टिक, तो वो ऑप्शन सी है हमारे पास, ठीक है। हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि वो ठीक होंगी, विल ऑलवेज भी करेक्ट, ये गलत है, नहीं, हमें एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे कि कौन सी हाइपोथेसिस ठीक है और कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो गलत है, ठीक है। और इट रिक्वायर्स रिगोरस टेस्टिंग, ये भी हमारे पास ठीक है। रिगोरस का मतलब होता है मतवातर, बार बार, ठीक है। जितनी भी हाइपोथेसिस हम उन्हें बार बार टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास साइंटिफिक मेथड का करेक्टर है। तो इनमें से कौन सा नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा ठीक होंगी, ये साइंटिफिक मेथड का करेक्टर नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें एमसीक्यू नंबर 8 को देखें, तो इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में आपने करेक्ट सीक्वेंस देखनी है। सबसे पहले देखें ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट, ठीक लग रहा है ये। नीचे वाले देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद लॉ और थ्योरी कभी भी नहीं बनता, ये गलत है, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस पहले आते हैं, हाइपोथेसिस बाद में आती है, लॉ थ्योरी नहीं, थ्योरी से लॉ बनता है, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो ठीक आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखें ऑप्शन 9 को देखें, अगर आप एमसीक्यू नंबर 9 को, ठीक है। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, वो लोग जो धुएं वाली आग के नज़दीक सोते हैं उन्हें कम चांस होते हैं मलेरिया से सफ़र होने के, क्यों? स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है। क्या वो लोग जो आग के करीब सोते हैं उनके खून के अंदर जो प्लाज्मोडियम है, क्या धुआं उन्हें मार देता है? हरगिज़ नहीं, ठीक है। तो हमें ठीक नज़र आ रहा है धुआं तो नहीं मारता प्लाज्मोडियम को। फायर इंक्रीजेज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम हवा में तो होते ही नहीं है, मतलब प्लाज्मोडियम है ना जो, वो तो हमारे पास एयर के अंदर तो होते ही नहीं है। अगर होते भी हैं, ठीक है, लेकिन वो एयर के ज़रिए इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते, समझ आ रही है? तो
वो लोग जो स्मोकी, ठीक है, धुएं वाली आग के नज़दीक सोते हैं, उन्हें मलेरिया होने के चांसेस कम क्यों होते हैं? हमें पता है कि मलेरिया जो है वो मच्छर की वजह से होता है, ठीक है, मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने आपको 2 लेक्चर्स के अंदर इसको बताया था। अब देखिए, मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है हमारे पास कि जो मच्छर हैं वो हमारे पास धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूर हो जाते हैं, ठीक है, ये ठीक आंसर लग रहा है। एंड वाला देख लेते हैं, स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी ठीक है कि मच्छर जो है वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद ऑप्शन डी है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर, जो एक्सपेरिमेंट्स है, तजर्बात हैं, वो साइंटिफिक मेथड में बहुत अहम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसर्चर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट। नहीं, एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे आते हैं जो कि ठीक नहीं होते, हमारी हाइपोथेसिस से मैच नहीं कर रहे होते। डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। हाँ, ये ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस हमारी गलत साबित हो जाती हैं और कुछ हाइपोथेसिस हमारी ठीक साबित होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सी देख लेते हैं, श्योर डैट ही विल प्रूव द हाइपोथेसिस। नहीं, एक्सपेरिमेंट में लाजमी नहीं है कि वो हाइपोथेसिस को प्रूव करेगा, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस का करैक्टर भी पढ़ा था ये कि हाइपोथेसिस, असल हाइपोथेसिस का एक अच्छा करैक्टर, अच्छी हाइपोथेसिस वो है कि जिसके पास गलत होने की सलाहियत मौजूद होती है, चाहे कहीं ना कहीं से आप उसे रॉन्ग साबित कर सकते हैं, ठीक है। गेट्स अ चांस टू, ये भी नहीं है, इसका आंसर हमारे पास बी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा कि बायोलॉजी के अंदर ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो मैटर नहीं करते, ठीक है, आपने इस बात को जहन में रखना है। और ये मैं बात आपको गुज़श्ता 20 साल के जो लास्ट बुक थी उसके जो गुज़श्ता जितने भी पेपर्स थे मैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, ठीक है, वो मैटर करते हैं कुछ हद तक। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बायोलॉजी जैसे आपको केमिस्ट्री की एक्सरसाइज अलग से तैयार करने की ज़रूरत होती है, फिजिक्स की आप एक्सरसाइज अलग से तैयार करते हैं, इस तरह स्टूडेंट्स आपने बायोलॉजी की एक्सरसाइज अलग से तैयार नहीं करनी होती है। सिर्फ आप बायोलॉजी का अगर चैप्टर तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की एक्सरसाइज जो है वो हम नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी आपको एक मिनट में बता देता हूँ, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। डिफाइन, अब देखिए, जेनेटिक्स की तारीफ आपको एनाटॉमी, पैलेंटोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इन सब की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई हैं। नीचे देखें, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फर्टिलाइजेशन। किस में हम डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, फर्टिलाइजेशन को, जाहिर सी बात है किस में हम स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा आंसर एम्ब्रियोलॉजी, आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है, हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से जो मेडिसिन और सर्जरी किस तरह से मुख्तलिफ होता है, आपने दरमियान में लाइन लगा कि यहाँ पे एमबीबीएस वाला जो मेडिसिन एंड सर्जरी का, यहाँ पे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का लिख देना। यहाँ पे आपने लिख देना कि उसमें हम डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये 5 साल का प्रोग्राम है, 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, बस इस तरह से आपने फ़र्क बना के लिख लेना है। उसके बाद ये एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी के नाम से डिग्री ऑफर होती है, और ये बीएस एनिमल हस्बेंड्री के नाम से ऑफर होती है। तो आपके 3 फ़र्क बन जाएंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपने लाइन लगा के लिखना है, एक तरफ इसकी डेफिनेशन, एक तरफ इसकी डेफिनेशन। उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है, ये भी आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी याद की हुई है, हमने पढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज में। उसके बाद रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में जो आपको करवाया गया ना, आपने वही लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास है लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। अब ये बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट्स, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स, बायो, ठीक है, बायो कंप्यूटर साइंस से मुराद है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों ने जो है ये पढ़ा हुआ है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज। मतलब आपको जितने प्रोफेशंस हैं, अभी सारा तो नहीं पूछेंगे प्रोफेशन, लेकिन जब आपको बोर्ड में आएगा तो कोई से 4-5 प्रोफेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में भी। अब देखें स्टूडेंट, साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड किस तरह से, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। हाउ अ हाइपोथेसिस कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अब आपने क्या करना है, आपने वही डेफिनेशन कि अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाए और वो ठीक साबित हो तो थ्योरी बन जाती है, और अगर एक थ्योरी को भी कोई रिजेक्ट ना कर सके, वो भी एक्सपेरिमेंट के जरिए मजीद साबित हो जाए, उस पर मजीद एविडेंस आ रहे हैं, तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बेसिक स्टेप्स क्या हैं साइंटिस्ट जो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको बता दी है, हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए, उनको 3 लेक्चर्स हमने लगाए उस पर। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द केस ऑफ मलेरिया। मलेरिया के केस को स्टडी करने में डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या रोल था, ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया। रोनाल्ड रोज का, लेब्रॉन का हमने रोल डिस्कस किया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय रॉस, उस पर एक नोट लिखें, तो आपने उनके एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इनक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। इंक्विजिटिव का मतलब होता है हमारे पास कि, ठीक है, जुस्तजू करना, मतलब ऐसे सवाल जिनमें आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी।
स्टूडेंट्स क्यों ज़रूरी है। इसी तरह का एक सवाल केमिस्ट्री के अंदर भी था कि केमिस्ट्री को क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो सेम आंसर आप वहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजी जो है एक बहुत वास्ट फील्ड है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक ही एस्पेक्ट के अंदर, इसको एक ही जो सब्जेक्ट के अंदर ठीक है इसको बगैर क्लासीफाई किए एक ही बंदा इसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर सके। इसी वजह से बायोलॉजी को मुकम्मल तौर पर अच्छे मुताले के लिए और इसकी गहराई से मुताले के लिए हमने इसको 3 अलग अलग फील्ड्स के अंदर तकसीम किया है। हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च, स्पेशलाइजेशन साइंटिफिक रिसर्च को कैसे बेनिफिट करती है। जबकि स्पेशलाइजेशन साइंटिफिक रिसर्च को इस तरह से बेनिफिट करती है कि जब कभी भी हमारे पास फर्ज करें कि ठीक है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज में जिसे हमने पढ़ा था, ठीक है ये आप वो लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो स्पेशलाइजेशन है ना, जो साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, यहाँ पर जब किसी भी चीज़ पर रिसर्च होती है तो वहाँ पर हर डिसिप्लिन के स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जो कि अपने डिसिप्लिन का बेहतरीन नॉलेज जो है वो डिलीवर करते हैं, देते हैं, ठीक है इस तरह से हमारे पास हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई की बुक है तो आप उससे भी इसके शॉर्ट सा आंसर जो है उसको जहन में रख सकते हैं। बस आपने इसको ठीक है आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन आप समझ लें, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू कंफर्म एन ऑब्जर्वेशन डेट अ सर्टेन प्लांट स्पीशीज ग्रोज मोर क्विकली इन शेडी प्लेसेस देन इन डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। अब ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन को आपने क्या करना है, अब देखना है कि आपने कि साइंटिस्ट जो है वो एक साइंटिफिक मेथड को किस तरह से अप्लाई करेगा इस ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए कि जो पौधे हैं प्लांट स्पीशीज ग्रोज मोर क्विकली। शेडी का मतलब होता है स्टूडेंट सायादार, मतलब ऐसे पौधे जिनके ऊपर साया होता है वो ज़्यादा तेज़ी से क्यों ग्रो करते हैं बनस्बत ऐसे जिनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। स्टूडेंट्स मैं इसको आपको हल्की सी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ इसकी। ठीक है, वैसे अगर इसको सॉल्व करना होगा तो मेरा ख्याल है कि इस पर टाइम लग जाएगा, इसका लेक्चर होगा अलग से, लेकिन मैं आपको इसका हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आपको नज़र आ रहा है शेडी प्लेसेस और डायरेक्ट सनलाइट। अब इसका मतलब है वो पौधे जिन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वो ग्रो नहीं कर रहे बनस्बत ऐसे पौधों के हमारे पास जिन पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही, जिन पर शेड है, साया है, वो ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या है, एक ऑब्जर्वेशन। अब हम इससे एक हाइपोथेसिस जो है वो निकाल सकते हैं। हाइपोथेसिस हम जो मफरूज़ा इससे क्या निकाल सकते हैं, हम हाइपोथेसिस से निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे कि जो शेडी प्लेसेस के अंदर जो है वो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक है, हम यही इसी को हाइपोथेसिस बना लेंगे, प्लांट स्पीशीज़ ग्रो मोर क्विकली इन शेडी प्लेसेस। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी करेंगे कि डायरेक्ट सनलाइट है ना जो हमारे पास वो डिक्रीज़ कर देती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को। हम ये भी एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं हमारे पास। ठीक है, कि जो डायरेक्ट सनलाइट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है, डायरेक्ट सनलाइट जो है वो प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देती है, कम कर देती है। फिर हम हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर हम उससे क्या बनाएंगे, डिडक्शंस बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद भी कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर की अगर अच्छी समझ आ गई है ना तो आप लोग इससे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप नई इनसे हाइपोथेसिस नई डिडक्शंस बना सकते हैं। अच्छा, मैंने एक डिडक्शन बनाई कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो पौधों में ग्रोथ को कम कर देती है। ठीक है, तो फिर मैं इससे क्या बनाऊंगा, अगर देखें इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल करना है डिडक्शन में। इफ़ के बाद क्या कर रहा है वो हाइपोथेसिस लगानी, और देन के बाद क्या है जो उसका रिजल्ट होगा। अगर जो है वो सनलाइट जो है वो पौधों में ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है, तो वो पौधे जो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर है उनकी ग्रोथ कम हो गई। ठीक है, हम ये डिडक्शन बना लिया। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर गए, हमने एक्सपेरिमेंट्स में इधर उधर देखना है वो पौधे जो हैं हमारे पास क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और अगर हमारे पास हम देखेंगे वो पौधे जिन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ठीक है। और अगर जो है ठीक है यह हाइपोथेसिस ठीक है, और अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो गया, हमारे पास एक्सपेरिमेंट चीज़ें गलत साबित हो गई हैं, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, गलत है। हमें दोबारा से उस ऑब्जर्वेशन को देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मैं आपको इसके एक हल्की सी रीज़न बता देता हूँ। पौधों में ना हमारे पास जो अच्छा टेम्परेचर होता है ना 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये पौधों के अंदर एक एवरेज एक अच्छा टेम्परेचर है। ठीक है, और आपको पता है कि थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर है। ठीक है, अब बाहर गर्मियों में अगर आप देखें ना डायरेक्ट सनलाइट में तो आपको 37 से 45 डिग्री यहाँ तक कॉमन रेंज के अंदर गर्मियों में टेम्परेचर मिलता है। अब इस टेम्परेचर पर क्या होता है, जो पौधे हैं ना वो अपनी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते जितनी कि इस टेम्परेचर पर कर पाते। इसी वजह से जो सायादार शेडी होते हैं ना, मतलब जिनको फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ती। ठीक है, वो थोड़े से ठीक है छाँव में मौजूद होते हैं, उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। और यह ऑब्जर्वेशन हमारे पास कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसके रीज़न बता दिया और मैंने आपको इसका तरीका भी बता दिया, आपने इसको किस तरह से करना है। ठीक है, इन्वेस्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने इसे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और आपकी अपनी वर्डिंग में अगर आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप नहीं लिख सकते तो आप किसी की बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी में वैसे किसी की बुक की आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है,
ये है कि अगर आप लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि आप बुक को कंसल्ट करें, आप बुक से करें चीज़ें, बुक्स पे आप पॉइंट्स बनाएं और बुक से चीज़ें याद करें। ठीक है, आपने जो आप की बुक से आप सिर्फ पॉइंट्स उठाएं। अगर आपने कोई की बुक वगैरह ली हुई है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपने नहीं ली हुई, ठीक है, तो आप ठीक है, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, परचेज़ करते वक्त भी ध्यान रखें कि की बुक जो है वो आजकल, क्योंकि न्यू बुक्स हैं मार्केट के अंदर आ रही हैं, तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, जिस तरह मैं अभी देख रहा था कि हमदर्द की बुक के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स थी, बहुत मिस्टेक्स थी, उनके एमसीक्यूज़ गलत थे। तो ये है कि अगर आपने की बुक वगैरह लेनी है तो ज़्यादातर यहाँ पे यूनिक नोट्स चलते हैं, आप उनको ले सकते हैं। ठीक, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये है कि उनका मटेरियल अच्छा है, इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज़ वगैरह में दी गई होती है वो उनकी करेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर एक रिसर्च के थ्रू आए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। ठीक है, आप इसको देख के कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी मसला है तो आप हमसे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।